हाय गाइस एंड दिस इज अक्षय बसीन एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज कन्फेशन। और कन्फेशन आपको मिल जाएंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 24 से 31 के अंदर। और कन्फेशन जो शब्द है, हमने जैसे कि पिछली वीडियो में हमने एडमिशन करा था, और एडमिशन और कन्फेशन के अंदर एक डिफरेंस है जो कन्फेशन को एडमिशन से डिफरेंट करता है। हम ये कह सकते हैं कि सारे एडमिशन जो होते हैं वो कन्फेशन नहीं होते, पर सारे कन्फेशन जो होते हैं वो एडमिशन होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, उसके ऊपर क्या है स्टोरी, वो हम इस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो कन्फेशन। अब कन्फेशन का मतलब क्या होता है कि अपना गुनाह कबूल करना। अब हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो एज सच इसकी डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कहीं पर भी दी नहीं गई, पर इसके रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं कि कब वो रेलेवेंट होगा, कितने टाइप की कन्फेशन होगी, ये सब आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में मिल जाएगा, पर इसकी डेफिनेशन नहीं मिलेगी। तो एक ज्यूरिस्ट है दैट इज ज्यूरिस्ट स्टीफन, जिन्होंने इसकी डेफिनेशन पहली बार दी। वो ये कहते हैं कि जो कन्फेशन है, इट इज एन एडमिशन मेड आउट एनी टाइम बाय अ पर्सन हु इज चार्ज्ड विद अ क्राइम, ओके, एंड स्टेटिंग दैट ही हैज कमिटेड दैट क्राइम। सिंपल सी बात कि एडमिशन देना, अब वो एडमिशन कौन दे रहा है? वो व्यक्ति दे रहा है जिसके ऊपर चार्ज लगा है किसी क्राइम के लिए, और वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि ये क्राइम मैंने करा है। ये हो गया आपका कन्फेशन, जो ज्यूरिस्ट स्टीफन कहते हैं। अब ज्यूरिस्ट स्टीफन ने तो ये दे दिया, पर हमारी जुडिशरी भी पीछे रहने वालों में से नहीं है। तो प्रिवेसी काउंसिल हमारी पार्टीशन से पहले प्रिवेसी काउंसिल ने पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के केस में 1934 के अंदर कन्फेशन की डेफिनेशन दी। और उन्होंने कहा, प्रिवेसी काउंसिल ने कहा कि जो कन्फेशन होगा, कन्फेशन इज दैट स्टेटमेंट इन विच एक्यूज डायरेक्टली एक्सेप्ट दैट ही हैज कमिटेड द क्राइम एंड और एक्सेप्ट द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम। मतलब कि प्रिवेसी काउंसिल ने तो कह दिया कि उसकी डेफिनेशन अधूरी है क्योंकि उसमें कुछ पार्ट कवर नहीं हो रहा। तो वो ये कहती है कि जो आपकी स्टेटमेंट होगी, जो कन्फेशन आप बेसिकली जो दे रहा है, वो बेसिकली क्या, वो एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर एक्यूज डायरेक्टली अपना गुनाह कबूल करता है, या फिर वो उन फैक्ट्स को एक्सेप्ट करता है जिससे वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा। सिंपल। अब प्रिवेसी काउंसिल ने तो 1934 में ये जजमेंट दे दी पकाला नारायण स्वामी के केस के अंदर। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट भी पीछे नहीं थी, तो उन्होंने 1952 के अंदर पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर इस डिसीजन को यूज किया। अब पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस क्या है? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग केस, और मैं इसके फैक्ट्स आपको एक बार बताता हूं कि इसे हुआ क्या। कि बेसिकली जो पलविंदर कौर के हस्बैंड थे, उनको फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो अपने साथ फोटोग्राफ्स, कैमरा क्लीनिंग का जो मटेरियल होता है वो रखते थे। अब उन्होंने वो अपना मटेरियल एक दिन रखा हुआ था अलमीरा के अंदर। अब हुआ क्या कि जो उसके हस्बैंड को पेट में दर्द वर्द हुआ, और ही आस्क्ड फॉर अ मेडिसिन। तो उसकी वाइफ ने एक मेडिसिन लाकर वहां रख दी, और उसने वो मेडिसिन वहीं रख दी जहां पर उसने अपनी उस क्लीनिंग मटेरियल को रखा हुआ था। अब बाय चांस क्या हुआ कि पलविंदर कौर के जो हस्बैंड थे, उनका दर्द हुआ, एंड ही गो टू अलमीरा ओपन, एंड उन्होंने वो दवाई कंज्यूम कर ली। पर गलती से उन्होंने वो दवाई कंज्यूम करने की जगह वो जो मटेरियल था, क्लीनिंग मटेरियल था, पॉइजनस मटेरियल था, वो कंज्यूम कर लिया, एंड ही डाइड। तो पलविंदर कौर ने ये स्टेटमेंट दी, जो एज इट इज मैंने आपको बताई, यही स्टेटमेंट पलविंदर कौर ने दी। तो क्वेश्चन ये उठा कि क्या ये जो स्टेटमेंट है, क्या वो एडमिशन है या फिर ये कन्फेशन है? तो इट क्लियरली हेल्ड दैट जो ये स्टेटमेंट दी गई है पलविंदर कौर के थ्रू, ये आपकी एडमिशन है। तो अब मैं बात करता हूं कि एडमिशन और कन्फेशन में फर्क क्या है। देखिए, एडमिशन और कन्फेशन में फर्क ये है कि सबसे पहले सिंपल फर्क वो ये है कि सारे कन्फेशन आपके एडमिशन है, पर सारे एडमिशन आपके कन्फेशन नहीं है। पर एडमिशन जो होता है वो किसी चीज के लिए भी हो सकता है, पर जो आपका कन्फेशन होता है, इट इज ओनली फॉर द ऑफेंस।
मतलब एडमिशन आप किसी चीज के लिए भी एडमिट कब कर सकते हैं, पर जब कन्फेशन करेंगे वो तो आप सिर्फ उस क्राइम, उस ऑफेंस के लिए ही करेंगे। तो ये तो हो गया आपका बेसिक डिफरेंस। और जो सेकंड मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो एडमिशन होता है, इट मे बी कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस। नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कंक्लूसिव एविडेंस होगा, बट इट मे बी। बट जो कन्फेशन होता है, इट इज कंक्लूसिव एविडेंस। तो ये आपका डिफरेंस हो गया एडमिशन और कन्फेशन में। एडमिशन की डेफिनेशन आपको सेक्शन 17 में मिल जाती है, पर कन्फेशन की डेफिनेशन आपको आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं मिलती। तो ये हमने कर लिया एडमिशन और कन्फेशन का डिफरेंस। तो अब हम एक बात करते हैं, एक केस था जो 2001 का केस है, दैट इज लोकेमन शाह वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसके अंदर ये कहा गया कि यदि आपके पास कोई एक एडमिशन है, अब आपको ये चेक करना है कि वो कन्फेशन है या नहीं। अब उसके लिए क्या हुआ कि उस एडमिशन के अंदर बहुत सारे मल्टीपल सेंटेंसेस थे, और जब कोर्ट को ये चेक करना है कि वो एडमिशन जो है वो कन्फेशन है या नहीं, उसके लिए उसको उस पूरे एडमिशन को देखना है, चाहे उसे 15 सेंटेंसेस हो, चाहे उसे 20 सेंटेंसेस हो। उस पूरे एडमिशन को देखकर ही कन्फेशन है या नहीं ये जज किया जाएगा, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्ट, किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को देखकर ये जज किया जाएगा। तो ये हो गया एडमिशन और कन्फेशन के बीच का डिफरेंस भी। हमने कन्फेशन के बारे में पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, हमने एडमिशन और कन्फेशन का डिफरेंस पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कन्फेशन कितने तरीके की होती है। तो कन्फेशन आपकी सिर्फ 2 तरीके की होती है। द फर्स्ट इज जुडिशियल कन्फेशन। अब जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है? देखिए, जुडिशियल कन्फेशन का मतलब होता है जब आप कन्फेशन कर रहे हो किसके सामने, जज के सामने या फिर मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो तो हो गया आपका जुडिशियल कन्फेशन, और वो एडमिसिबल भी होगा। पर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो सेकंड पार्ट है, पहला हो गया जुडिशियल कन्फेशन, अगला है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ये क्या होता है? तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो कन्फेशन जो आपने जुडिशियल कन्फेशन के अलावा कहीं भी किया हो, मतलब कि आपने जज और कोर्ट इन दो के अलावा आपने कहीं पर भी वो एडमिशन जो आपने कन्फेशन करा है, वो आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है। अब चाहे वो आपने अपने दोस्त के सामने करा, चाहे वो आपने पुलिस वाले के सामने करा, चाहे वो आपने अपने किसी रिलेटिव के सामने करा, वो सारा का सारा आपका आएगा, कवर होगा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में। अब बात यह आती है कि क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एडमिसिबल होगा या नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल जो होता है वो एडमिसिबल नहीं होता। पर एक इसमें लैंडमार्क केस है, और उस केस का नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस एम.के. एंथोनी, और ये केस है 1985 का। अब इस केस का हुआ क्या था, इस केस में हुआ क्या था बेसिकली कि एक जो एक्यूज था बेसिकली उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी वाइफ और अपने चिल्ड्रन का इलाज करा सके। तो उसने क्या करा कि उसने अपने दोनों बीवी और अपने बच्चे को मार दिया, और मारने के बाद वो अपने रिलेटिव दोस्त के पास गया और उसने ये कन्फेस किया कि यस, मैंने पैसों की वजह से, मेरे पास पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए, इस वजह से मैंने दोनों को मार दिया। तो ये हेल्ड हुआ इस केस के अंदर कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, जैसे कि इस केस में जो एक्यूज था उसने कन्फेस करा अपने रिलेटिव फ्रेंड के सामने, तो ये हेल्ड हुआ जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है वो आपका एडमिसिबल हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि वो नहीं होगा, वो हो सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, दैट इज रिट्रैक्टेड कन्फेशन। अब ये रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है? देखिए, कई बार क्या होता है कि बंदा पहले कन्फेस कर रहा है कि जी मैंने ये मारा है, इसको मारा है मैंने, पर बाद में वो उस चीज से डिनाई कर जाता है। अब उस केस में क्या हो सकता है? तो हम उस केस की अगर हम बात करें तो उस केस में क्या होता है कि जो आपकी स्टेटमेंट है, जो आपने पहले कन्फेशन की है, वो उसको माना जाएगा। अब रिट्रैक्टेड कन्फेशन के लिए अगर हम बात करें इसके ऊपर एक केस, तो इसके लिए एक लीडिंग केस है, दैट इज इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस। अगर आप लोगों को पता हो, दैट इज केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, 1989 का ये केस है। और इस केस के अंदर यही हुआ था कि पहले उसने अपनी कन्फेशन करा कि यस, ये मैंने करा है,
बाद में उसने डिनाई कर दिया, तो बाद में ये कहा गया, ये हेल्ड हुआ गया कि नहीं, जो उसने कन्फेशन पहले करा है वो माना जाएगा। तो ये तो हमने बात कर ली, कन्फेशन का मतलब हमने पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ कन्फेशन भी पढ़ लिया, हमने रिट्रैक्टेड कन्फेशन भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं रेलेवेंसी कन्फेशन की क्या होगी। तो हम बात करते हैं कि कब कन्फेशन इररेलेवेंट होगा। तो स्टार्टिंग विद सेक्शन 24 वो ये कहता है कि यदि कन्फेशन किया जा रहा है कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट या फिर थ्रेट या फिर प्रॉमिस, मतलब इन तीन, इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस के थ्रू कोई कन्फेशन किया जा रहा है, और ये तीन जो चीजें हैं, जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर आपका प्रॉमिस, ये कहां से हो रहा है? पर्सन इन अथॉरिटी से हो रहा है। हमने पहले करा कि सेक्शन 24 में कि तीन चीजें होंगी। एडमिशन कन्फेशन कब हो रहा है? जब आपको कोई थ्रेट कर रहा है, या फिर कोई इंड्यूसमेंट है, या फिर कोई प्रॉमिस है। अब ये तीन चीजें कौन कर रहा है? पर्सन इन अथॉरिटी। अब ये पर्सन इन अथॉरिटी कौन है, इसके ऊपर भी हम बताते हैं। तो अगर जो ये तीन चीजें हैं, कौन कर रहा है? पर्सन इन अथॉरिटी, फ्रॉम पर्सन इन अथॉरिटी ये हो रहा है, और अगर वो इट अपीयर्स टू द कोर्ट, तो यस वो इररिलेवेंट होगा। अब हम बात करते हैं कि तीन चीजें कौन करता है? पर्सन इन अथॉरिटी। तो पर्सन इन अथॉरिटी होता क्या है? पर्सन इन अथॉरिटी कैन बी एनीवन। वो पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, वो आपका बॉस भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सिविल सर्जन भी हो सकता है। तो मैं इसका एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं कि सपोज एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक सिविल सर्जन है, एंड उसने एक नर्स को बुलाया कि उसने बुलाया और उसने कहा कि हॉस्पिटल में कल एक कीमती चाकू मंगवाया गया था एक ऑपरेशन के लिए, और वो अब हो गया चोरी, और वो चोरी तुमने करी है, और अगर तुम इसको कन्फेस कर लेती हो तो मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा। तो यहां पर क्या है? प्रॉमिस है। तो ये जो कन्फेशन यहां पर हो रहा है ये इररिलेवेंट है, और यहां पर पर्सन इन अथॉरिटी कौन है? दैट इज दैट सिविल सर्जन। तो इस केस में सिविल सर्जन हो गया। तो ये हमने बात करी सेक्शन 24 में कि पर्सन अथॉरिटी के थ्रू अगर ये तीन चीजें हो रही हैं। अब इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, अपीयर इन द कोर्ट, अपीयर टू द कोर्ट, सॉरी, अपीयर टू द कोर्ट का मतलब ये है इसमें कि यदि वो चीज कोर्ट को लगती है कि जी ये रेलेवेंट है, तो वो एडमिसिबल हो भी सकती है, ठीक है। अगर कोर्ट को नहीं लगती तो नहीं होगी। तो यस, यहां पर डिस्क्रिप्शन दे दिया कि यस इट अपीयर टू द कोर्ट, कोर्ट को लगना चाहिए वो बात। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 24। अब हम बात करते हैं सेक्शन 25 और 26, जिन केसेस में भी ये इररिलेवेंट माना जाता है कन्फेशन। तो सेक्शन 25 एंड 26 ये कहता है कि जब कोई कन्फेशन पुलिस के सामने किया जा रहा है या पुलिस कस्टडी के सामने किया जा रहा है, तो वो आपका कन्फेशन इररिलेवेंट है। पर यदि वो इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट हो जाता है तो यस वो माना जाएगा। पर यदि वो पुलिस के सामने या पुलिस कस्टडी के सामने किया जा रहा है तो वो कन्फेशन आपका इररिलेवेंट रहेगा। पर सेक्शन 27 के अंदर, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 के अंदर एक एक्सेप्शन दे दिया जो 25-26 दोनों का है। वो ये है कि यदि आप कोई कन्फेशन दे रहे हो किसको? पुलिस को, या पुलिस कस्टडी में दे रहे हो, पर उस कन्फेशन से कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स होता है या डिस्कवरी ऑफ एनीथिंग होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो यस वो कन्फेशन माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने पुलिस को बोला कि जी मैंने इस व्यक्ति का खून करा और इस व्यक्ति को मार के जो चाकू था मैंने वो लाल वैन के अंदर रख दिया और वो लाल वैन इस समय इस घर के नीचे खड़ी है। पुलिस गई, पुलिस को उस घर के नीचे वही लाल वैन मिली और उसी लाल वैन के अंदर वो चाकू मिला, तो ये कन्फेशन माना जाएगा। ये कन्फेशन पूरा पूरा एडमिसिबल है, इसकी वेडेंट्री वैल्यू पूरी पूरी है। तो ये हो गया आपका एक्सेप्शन इस केस के लिए। तो सेक्शन 24, 25, 26 पढ़ा कि ये इररिलेवेंट होते हैं। 27 इज एन एक्सेप्शन फॉर 25 एंड 26। अब हम बात करते हैं कि कब कन्फेशन रेलेवेंट होगा। तो कन्फेशन रेलेवेंट के लिए सिर्फ 3 सेक्शन हम पढ़ेंगे इसमें। वो सेक्शन 27 जो कहता है कि अगर पुलिस के सामने देने से उसकी किसी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स होता है तो वो माना जाएगा, आपका वो रेलेवेंट है। दूसरा सेक्शन 28 ये कहता है कि यदि कोई कन्फेशन करता है, और वो कब करता है? जब
थ्रेट पूरी तरीके से हट चुका हो उसके सर से, तब वो कन्फेशन कर रहा है, तब वो माना जाएगा। यूजुअली थ्रेट के अंदर क्या होता है कि वो इरेलेवेंट हो जाता है, पर यदि उसके सर से सारा थ्रेट हट चुका है तो वो रेलेवेंट माना जाएगा। और तीसरा सेक्शन 29 वो ये कहता है कि अगर कोई कन्फेशन कर रहा है, अब कन्फेशन इसके अंदर भी एक पॉइंट है, दैट इज मेड अंडर अ प्रॉमिस और डिसेप्शन एटसेट्रा। तो अब इसमें प्रॉमिस वर्ड इसमें भी यूज किया गया, सेक्शन 24 के अंदर भी प्रॉमिस यूज किया गया था, बट दोनों प्रॉमिस का मतलब अलग है। इस प्रॉमिस का मतलब यह है कि तुम एक बोनाफाइड इंटेंशन के साथ एक कर रहे हो कि ये तुम सपोज इसका एग्जांपल जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है, एक केस है रेक्स वर्सेस शॉ का, जिसके अंदर ए ने एक क्राइम करा। अब जेल के अंदर उसने एक बी और एक एक्यूज ऑलरेडी बैठा हुआ था, तो उसने उसको बोला, बी ने उससे पूछा कि यार ये क्राइम तुमने कैसे किया। तो ए ने कहा कि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम ये मेरे से प्रॉमिस करते हो अंडर द ओथ कि ये तुम किसी को नहीं बताओगे। पर इसमें क्या था, प्रॉमिस जो है वो अंडर द ओथ है कि तुम ये किसी को नहीं बताओगे। तो ये प्रॉमिस जो है यहां पर, और वो उसको सारा बताता है, तो उस केस में वो पार्ट कन्फेशन का माना जाएगा, चाहे वो प्रॉमिस करके ही क्यों ना किया हो। तो ये हमने पढ़ा कन्फेशन डेफिनेशन, कब वो इरेलेवेंट होगा, कब वो रेलेवेंट होगा, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके एडमिशन और कन्फेशन में फर्क क्या है। अब कन्फेशन की एविडेंट्री वैल्यू कितनी होती है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें एक और पार्ट जो उसकी एविडेंट्री वैल्यू है वो ये है कि जो कन्फेशन है उसकी एविडेंट्री वैल्यू दैट इज इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस। तो ये आपका कन्फेशन क्लियर हो गया, और आई होप आप लोगों का ये क्लियर हो चुका हो। एंड अगर आपको ये अच्छे से समझ आई, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।